नहीं बेटा, अभी ये जगह मेरी नहीं रही। पर काका, माँ कहती है कि आपने कभी झूठ नहीं बोला, फिर ये सब क्यों हुआ? ढोलकपुर गांव की रूह उस पुराने विशाल पीपल पेड़ के नीचे एक कच्ची दीवार वाली दुकान थी। हरि प्रसाद वस्त्र भंडार। दुकान के बाहर लकड़ी के एक पुराने बेंच पर हरि काका अक्सर बैठा रहता था। दुकान छोटी थी, लेकिन उसकी साख इतनी बड़ी कि दूर दराज के गांव से लोग सिर्फ हरि काका के हाथ से नापा हुआ कपड़ा लेने आते थे। हरि काका, माँ ने भेजा है, कहा है कि बिटिया की शादी के लिए सबसे अच्छा रेशम निकाल कर रखना। छोटी की ऐसी बात सुनकर हरि काका मुस्कुराते हुए बोले, अरे छोटू, अपनी माँ से कहना कि हरि काका ने थान अलग से निकाल दिया है। और सुन, ये चॉकलेट ले जा, रास्ते में मुंह मीठा कर लेना। छोटू हरि काका से चॉकलेट लेकर वहां से चला जाता है और तभी गांव का एक चालाक आदमी धनीराम हरि काका की दुकान पर आता है। हरि काका, आप भी क्या पागलपन करते हो? पीपल की छांव में बैठे रहते हो। जमाना कहां से कहां निकल गया। थोड़ा मिलावट करो, शहर में नई दुकान खोलो। कब तक इस पुराने पेड़ के नीचे हाथ पैर मारोगे? धनीराम, ये पीपल का पेड़ मुझे धूप से बचाता है और मेरी ये छोटी सी दुकान मुझे लालच से। शहर की बड़ी दुकानों में रोशनी तो बहुत है, पर सुकून की छाँव नहीं। मुझे इसी में खुश रहने दो। हरि काका का ऐसी बात सुनकर धनीराम गुस्से से वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद दोपहर का वक्त था। सूरज आग उगल रहा था। पीपल के पत्ते भी जैसे बेजान होकर लटक गए थे। तभी एक मुसाफिर, जिसके चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था, दुकान पर आकर रुका और बोला, चाचा, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? हरि काका ने फौरन मिट्टी के मटके से ठंडा पानी निकाला और उसे पिलाया। बेटा, बहुत घबराए हुए लगते हो, क्या बात है? चाचा, मैं मुसीबत में हूँ। मेरे पीछे कुछ लालची लोग पड़े हैं। मेरे पास ये अमानत है, इसमें मेरे पुरखों की निशानी है। अगर मैं इसे लेकर आगे बढ़ा तो वो लोग मुझे मार देंगे। क्या आप इसे इस पीपल के पेड़ की कसम खाकर संभालेंगे? बेटा, इस पेड़ के नीचे बैठकर मैंने कभी झूठ नहीं बोला। तुम इसे यहाँ छोड़ जाओ। जब तक तुम जिंदा हो या मैं, ये पोटली कोई और नहीं छुएगा। मुसाफिर ने कांपते हाथों से वो भारी पोटली हरि काका को दी। हरि काका ने उसे अपने पुराने गल्ले के पीछे छुपा दिया। शाम को जब हरि काका घर पहुंचा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। सरला ने भांप लिया कि कुछ तो हुआ है। तभी बोली, जी, आज चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? बाजार में कुछ हुआ क्या? सारला, आज दुकान पर एक अमानत आई है, एक मुसाफिर की अमानत, जो ये कीमती पोटलियां मुझे संभालने के लिए दे गए हैं। अमानत? कैसी अमानत? गांव में डकैती की खबरें उड़ रही हैं, कहीं ये उसी से जुड़ा तो नहीं? इसमें क्या है ये मैं नहीं जानता, पर उसकी आंखों में बेबसी थी। मैंने उसे जुबान दी है। जी, जुबान देना ठीक है, पर आज के जमाने में किसी अजनबी पर भरोसा करना मुझे डर लग रहा है। डर उसे लगता है शारला जिसके मन में खोट हो। हम तो बस पहरेदार हैं। जब तक वो वापस नहीं आता, ये पोटली हमारे लिए पत्थर के समान है। अगले दिन ढोलकपुर की धूल उड़ाती हुई एक महंगी गाड़ी पीपल के पेड़ के पास आकर रुकी। गाड़ी से उतरा रघुवीर चौधरी। चौड़ी छाती, ऊंची मूछें और आंखों में जहर जैसा अहंकार। ओए हरी, सुना है तूने दुकान में नया माल भरा है? निकाल सबसे महंगा थान। मेरी हवेली में पर्दों की जरूरत है। आइए चौधरी साहब, ये देखिए, ये हाथ का बुना हुआ कपड़ा है, पूरे जिले में नहीं मिलेगा। रघुवीर ने कपड़े देखे और बिना दाम पूछे अपने नौकरों को गाड़ी में रखने का इशारा किया तो रघुवीर के नौकरों ने कपड़े को दुकान पर से उठा लिया। तो तभी हरि काका बोले, साहब, इसके 3000 रुपये हुए। 3000? हरी, तू भूलेगा कि तू किसकी जमीन पर खड़ा है? ये पीपल का पेड़, ये जमीन सब मेरे बाप दादा की है।
किराया तो तू देता नहीं और अब मुझसे पैसे मांगेगा। साहब, जमीन आपकी होगी पर ये मेहनत मेरी है। मैंने आज तक किसी का एक पैसा नहीं रखा और अपना हक छोड़ना मुझे आता नहीं। जुबान बहुत चलने लगी है तेरी। ठीक है, हिसाब होगा पर हवेली पर। कल सुबह आ जाना, एक एक पाई चुका दूंगा। इतना बोलकर रघुवीर बिना पैसा दिए वहां से चला गया। ये सब वहां खड़े रामू और धनीराम भी देख रहे थे। और अगली सुबह सूरज की पहली किरण अभी धरती पर ठीक से पड़ी भी नहीं थी कि हरि प्रसाद हवेली के ऊंचे दरवाजे पर खड़ा था। उसे उम्मीद थी कि रघुवीर चौधरी अपनी जुबान का पक्का होगा। तभी दरबारी बोले, कहाँ जा रहे हो बूढ़े? अभी मालिक सो रहे हैं। भाई, कल सेठ जी ने खुद बुलाया था, दुकान के पैसों का हिसाब करना है। हिसाब? यहाँ लोग जान देकर चले जाते हैं, फिर भी सेठ जी उनका हिसाब नहीं करते और तू कपड़ों की बात करता है। जा, 3 घंटे बाद आना। दरबारी की कठोरता भरी बात सुनकर हरि काका 3 घंटे नहीं बल्कि पूरी दोपहर वहीं चिलचिलाती धूप में खड़ा रहा। जब रघुवीर बाहर आया तो हरि काका उससे कहा, चौधरी साहब, मैं सुबह से यहाँ खड़ा हूँ, अब आप मेरे कपड़ों का पैसा दे दीजिए। अरे हरी, तू अभी तक गया नहीं? देख, आज मेरा मूड खराब है। और हाँ, वो कपड़े जो तूने कल दिए थे वो घटिया निकले, मैंने उन्हें जलवा दिया। अब किस बात के पैसे? साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? वो कपड़ा सबसे उत्तम था। अगर आप मेरे हक का पैसा नहीं दिए तो मैं आपकी शिकायत पंचायत में करूंगा। तू मुझे सिखाएगा? जा, भाग यहाँ से। और अगर दोबारा पैसे मांगने आया तो ये दरबान तुझे गांव से बाहर फेंक देंगे। हरि प्रसाद उदास होकर अपने घर की ओर चले गए और अगली सुबह हरि काका पीपल के पेड़ के नीचे पंचायत बुलाई। जहां उसकी दुकान थी वहीं पंचायत बैठी। सरपंच और गांव के बड़े लोग वहां मौजूद थे। उसमें रघुवीर भी मौजूद था और हरि काका ने अपनी सारी बात पंचायत में बताई। और फिर सरपंच जी बोले, हरि, तूने रघुवीर चौधरी जैसे बड़े आदमी पर पैसे हड़पने का आरोप लगाया है। क्या तेरे पास कोई लिखित सबूत है? सरपंच साहब, सबूत तो नहीं है पर सच्चाई है। गांव के रामू और धनीराम ने कपड़े गाड़ी में रखते देखा था। ठीक है, रामू, धनीराम, आगे आओ। क्या तुमने चौधरी साहब को कपड़े ले जाते देखा था? रामू और धनीराम आगे आए पर उनकी नजरें जमीन पर झुकी हुई थीं। रघुवीर ने पहले ही उन्हें डरा दिया था। तभी धनीराम और रामू बोला, नहीं सरपंच साहब, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। हरि भाई शायद भ्रम में हैं। हाँ साहब, कल तो हरि भाई की दुकान पर कोई आया ही नहीं था। रामू और धनीराम, तुम दोनों ये क्या कह रहा है? तूने तो खुद कपड़ा ले जाते हुए देखा था, फिर झूठ क्यों बोल रहे हो? तभी रघुवीर बीच में टोकते हुए बोलते हैं, देखा पंचों, ये हरि अब पागल हो गया है या फिर ये जानबूझकर मेरी इज्जत उछाल रहा है। मैं मांग करता हूं कि झूठा इल्जाम लगाने के लिए इसकी दुकान छीन ली जाए और गांव से बेदखल किया जाए। रघुवीर की ये फैसला सुनकर पंचायत में शोर मच गया। आखिर में सरपंच ने फैसला सुनाया। हरि प्रसाद, तुम सबूत पेश नहीं कर सके। सजा के तौर पर तुम्हें अपनी दुकान की जमीन का मालिकाना हक रघुवीर चौधरी को देना होगा और भारी जुर्माना भरना होगा। इतना बोलकर सरपंच और रघुवीर वहां से चले गए और उस शाम पीपल के पेड़ के नीचे सन्नाटा था। हरि अपनी दुकान का सामान समेट रहा था। छोटे छोटे कपड़े के टुकड़ों को छूते हुए उसे अपनी पूरी जिंदगी याद आ रही थी। तभी उस दुकान पर छोटू आता है और बोलते हैं, तो काका, क्या अब आप यहाँ नहीं बैठोगे? छोटू की ये बात सुनकर हरि लामा आंसू पोंछते हुए बोले, नहीं बेटा, अभी ये जगह मेरी नहीं रही। पर काका, माँ कहती है कि आपने कभी झूठ नहीं बोला, फिर ये सब क्यों हुआ? बेटा, कभी कभी सच को हारना पड़ता है ताकि वो और मजबूत होकर वापस आ सके। तू ये चॉकलेट ले और घर जा। हरि काका ने दुकान की चाबियां रघुवीर के मुंशी को दे दी और घर पहुंचकर हरि काका फूट फूट कर रोने लगा।
ये सब सरला काकी देख रही थीं। सरला काकी को ये सब देखा नहीं गया और बोली, मत रोइए जी, दुकान गई है, आपकी ईमानदारी तो हमारे पास है ना। सरला, वो पोटली अभी भी सुरक्षित है। मेरा मन कहता है कि उसे बेचकर हम अपनी दुकान बचा सकते हैं, पर मेरा ज़मीर कहता है कि वो मौत से भी बदतर होगा। नहीं जी, हम नमक से रोटी खा लेंगे, पर उस अमानत को हाथ नहीं लगाएंगे। रघुवीर का मुंशी, जिसका नाम दीनदयाल था, वो सालों से रघुवीर के पापों का हिसाब रख रहा था। उसे हरि प्रसाद की बर्बादी देखकर बहुत दुख हुआ और खुद से बोला, भगवान, मैं भी इस पाप में भागीदार हूँ। हरि जैसा नेक आदमी आज सड़कों पर है और मैं इस राक्षस की सेवा कर रहा हूँ। नहीं, मुझे हरि माई की मदद करना चाहिए। वो बहुत ईमानदार आदमी है। दीनदयाल ने फैसला किया कि वो हरि की मदद करेगा, पर छुपकर। उसने हवेली के अंदर होने वाली बातों को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। करी काका की दुकान छिन चुकी थी। पीपल के पेड़ के नीचे अब सन्नाटा रहता था। हरि प्रसाद, जो कभी गांव का सबसे सम्मानित दुकानदार था, अब दूसरों के खेतों में फावड़ा चला रहा था। उसकी कोमल हथेलियां, जो कभी रेशम और मलमल नापती थीं, अब मिट्टी और पत्थरों से कट चुकी थीं। सरला, आज मालिक ने मजदूरी के सिर्फ 20 रुपये दिए हैं। कहते हैं कि बूढ़ा हो गया है, काम धीरे करता हूँ। कोई बात नहीं जी, ये 20 रुपए उस रघुवीर के लाखों रुपयों से ज्यादा कीमती हैं। कम से कम हमें रात को डर तो नहीं लगता। तभी गांव के कुछ शरारती लोग वहां से गुजरे और हरि का मजाक उड़ाने लगे। क्यों हरि भाई, कहाँ गई वो ईमानदारी? अब मिट्टी ढो रहे हो? सुना है उस पोटली में पत्थर भरे हैं, तभी तो उसे बेचकर दुकान नहीं बचाई। तभी हरि काका ने गंभीरता से जवाब दिया, पत्थर हो या मोती, वो मेरा नहीं है, और जो मेरा नहीं उसे मैं बेचूं, इतना बुरा वक्त भी नहीं आया है भाई। एक रात जब गांव सो रहा था, हरि काका के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। हरि काका ने दरवाजा खोला तो वहां रघुवीर का मुंशी दीनदयाल खड़ा था। वो डरा हुआ था। हरि भाई, संभल जाइए। रघुवीर चौधरी को शक हो गया है कि उस अजनबी ने आपको जो पोटली दी थी उसमें बहुत बड़ी दौलत है। वो कल रात आपके घर पर डाका डलवाने वाला है। दीनदयाल जी, आप मेरी मदद क्यों कर रहे हो? आप तो चौधरी के वफादार हैं। पाप का घड़ा भर चुका है हरि भाई। मैंने अपनी आंखों से आपको बर्बाद होते देखा है, अब और नहीं देख सकता। ये लीजिए, इस छोटे से रिकॉर्डर में चौधरी की सारी साजिशें दर्ज हैं। उसने कैसे सरपंच को खरीदा और कैसे आपको फंसाया। दीनदयाल रिकॉर्डिंग देकर वहां से चला गया, पर हरि काका के सामने अब दोहरी चुनौती थी, अपनी जान बचाना और उस अमानत की रक्षा करना। अगली सुबह हरि काका के घर के आगे एक बड़ी सरकारी गाड़ी रुकी। उसमें से वही मुसाफिर उतरा, पर इस बार उसके कपड़े साधारण नहीं थे। वो जिले का सबसे बड़ा व्यापारी और समाज सेवक विक्रम प्रताप सिंह था। उसने देखा कि हरि काका मिट्टी में सना हुआ खाना खा रहा है। ये सब देखकर विक्रम प्रताप हरि काका से पूछा, चाचा, ये क्या हाल बना रखा है आपने? मैंने तो आपको गांव का सबसे बड़ा दुकानदार सुना था। तभी हरि काका उस समाज सेवक को पहचानते हुए बोलते हैं, बेटा तुम लौट आए। रुको सरला, वो संदूक खोलो, अमानत का मालिक आ गया है। सरला ने कांपते हाथों से वो पोटली बाहर निकाली और विक्रम प्रताप को दिए। उस पोटली पर धूल जमी थी, पर गांठ वैसी ही लगी थी जैसी मुसाफिर ने लगाई थी। चाचा, क्या आपने इसे एक बार भी खोलकर नहीं देखा? आपको पता है इसमें क्या है? बेटा, मेरा काम संभालना था, गिनना नहीं। ये लो तुम्हारी चीज, अब मैं चैन की नींद सो पाऊंगा। लेकिन चाचा, वो सब तो ठीक है, पर आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? क्या बात है, हमें बताइए चाचा। हरि काका ने रोते हुए उस आदमी को सारी बात बताई और रिकॉर्डिंग सुनाई। और तभी विक्रम प्रताप ने उसी वक्त पुलिस कप्तान को फोन लगाया। कुछ ही देर में पुलिस ने रघुवीर चौधरी को उसी पीपल पेड़ के नीचे घेर लिया। पूरा गांव पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा हो गया। तभी विक्रम प्रताप गांव वालों से बोले, पंचों, आप जिसे मामूली दुकानदार समझ रहे थे, उसने मेरी जान और मेरी इज्जत बचाई है। इस पोटली में मेरे खानदान के वो दस्तावेज थे जिसके पीछे शहर के बड़े अपराधी पड़े थे। हरि चाचा ने लालच को ठोकर मारकर अपनी दुकान खो दी, पर मेरा भरोसा नहीं तोड़ा। रघुवीर चौधरी
दीनदयाल मुंशी ने हमें सारी रिकॉर्डिंग दे दी है। तुमने धोखाधड़ी की, रिश्वत दी और एक मासूम को प्रताड़ित किया। चलो अब जेल। तभी रघुवीर गिड़गिड़ाते हुए हरी काका से बोले, माफ कर दीजिए हरी भाई, मुझे बचा लो, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूँ। चौधरी साहब, जब आप मेरा घर छीन रहे थे तब मैंने आपसे न्याय मांगा था। आज कानून आपसे हिसाब मांग रहा है। मैं कौन होता हूँ माफ करने वाला? विक्रम प्रताप सिंह ने उसी पीपल पेड़ के नीचे हरी को एक नई और विशाल दुकान बनवा कर दी। दुकान का नाम रखा गया अमानत वस्त्र लोक। चाचा, ये दुकान आपकी नहीं, इस गांव की ईमानदारी की मिसाल है। और हाँ, इस बार कागजात मेरे नहीं, आपके नाम पर है। जी, अब तो खुश हैं ना आप? सरला, खुशी दुकान मिलने की नहीं है, खुशी तो इस बात की है कि आज इस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर मैं फिर से सिर उठाकर कह सकता हूँ, हरी से सौदा करो तो घाटा नहीं होगा। गांव वालों ने हरी को कंधे पर उठा लिया। रघुवीर चौधरी का अहंकार सलाखों के पीछे था और हरी की ईमानदारी की खुशबू पूरे ढोलकपुर में महक रही थी। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिर्फ एक बात सिखाती है, दौलत आती जाती रहती है, पर जो अमानत हम अपने चरित्र की संभाल कर रखते हैं, वही वक्त आने पर हमारा सबसे बड़ा सहारा बनती है। अगर आपको हरि प्रसाद का ये संघर्ष पसंद आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें और ईमानदारी की इस जंग को सलाम करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।